Hello, what's up guys? Good morning, good evening, good night, good afternoon, good noon, सत श्री अकाल। सब बखैर। जैसे भी जब भी जिस भी माहौल में आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, अपने अपने अकॉर्डिंग्स यू कैन एडजस्ट। यहाँ पे हम ये इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे अपने इस छोटे से इनिशिएटिव की, और इसमें अब शुरू करेंगे हम एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री में हमने वो किया था कि कैसे मानव की उत्पत्ति इस धरती पर हुई, कैसे कब कुछ क्या हुआ। और अब हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने पाषाण काल तक कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे पाषाण काल में कैसे कब क्या हुआ। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप ये सोच रहे होंगे पाषाण काल को इन 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया। तो एक तो इसमें जो हथियार औजार मिले थे पाषाण काल में, उनकी बनावट और उस टाइम पीरियड के दौरान जो जलवायु में काफ़ी चेंज हो रहा था उसकी मद्देनज़र रखते हुए, और फिर इन चीज़ों को कैसे अलग किया जा सके, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल था उसके टाइम के बने औजारों की धार और उनके आकार काफ़ी अलग थे। जो बने पाषाण काल में बने हथियार और औजार थे उनके आकार अलग थे। तो इसलिए इसे 3 कालों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम देखते हैं यहाँ से ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 30 लाख से 30 या 25 लाख से ये 10,000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और फिर 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक यह चला नवपाषाण काल, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। यह तब चला, और उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, जो कि पाषाण काल का एक सब टॉपिक था। उसे भी भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार स्वरूप, ये हमने पहले देखा। औजार के स्वरूप एवं जलवायु के होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्था में विभाजित किया जाता है। निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल मीन्स जो पूरा पाषाण काल था उससे जो पहले का टाइम पीरियड था, जब पत्थर को प्रयोग में करना शुरू किया तब का टाइम पीरियड। फिर आया मध्य पूरा पाषाण काल, जब पूरा पाषाण काल अपने चरम सीमा पर था। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल, जब ये मध्य पाषाण काल की ओर अग्रसर था तब उसे उच्च पूरा पाषाण काल कहा गया। यह 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड था। इस दौरान मानव ने काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप की, काफ़ी विकसित पत्थर के औजारों को काफ़ी विकसित अवस्था में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसे निम्न पूर्व पाषाण भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य और नव पाषाण काल की अपेक्षा इसमें चीज़ें काफ़ी निम्न कोटि की थी, तो इसलिए निम्न पूर्व पाषाण काल भी कहा गया। इस काल में मानव ने कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था। सिंपल यहाँ हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। इस काल में मानव को कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। शिकारी पत्थर के औजार आ गए थे। सिंपल सा फैक्ट है, उसने शिकार तो करना शुरू कर दिया होगा। और खाद्य संग्राहक वह शिकार करता था। उसने सपोज कीजिए कोई बड़ा सा जानवर को मार गिराया, किसी भैंसे को मार गिराया, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि उसे एक दिन में खाकर ख़त्म कर देगा। आगे स्टोर करके रखता था, तो खाद्य संग्राहक भी हुआ। ये है केवल बड़े पशु का शिकार करता था। ये सिंपल फैक्ट है, ये हम आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान जो हथियार थे वे काफ़ी बड़े थे और छोटे हथियार बनाने में इतना सक्षम नहीं था। उनके धार और जो नुकीलापन था वह भी काफ़ी शार्प नहीं था, तेज़ नहीं था। तो इसलिए मैं फेंक कर सिर्फ बड़े पत्थर से बड़े पशु को मारता था। छोटे पशु को निशाना लगाना इतना आसान नहीं हुआ था तब मानव के लिए, तो वह केवल बड़े पशु का शिकार करता था। इसका लिए मुख्यतः क्वार्टाइज स्फटिक पत्थर के करोड़ मुख्यतः क्वार्टजाइट स्फटिक पत्थर के करोड़ उपकरणों का प्रयोग करता था। क्वार्टजाइट मतलब यह पत्थर का एक प्रकार है, उनका प्रयोग करता था। इस काल के प्रमुख
प्रस्तर उपकरण हैं। इनमें यह है पेबल, पत्थर के में टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के कारण रगड़ कर खाकर चिकने सपाट हो जाते हैं, पेबल का कहे जाते हैं। उनके आकार गोल मटोल होते हैं। जैसे यह कोई पत्थर पड़ा हुआ है और यहाँ कोई झरना या झील बह रही है ऐसे, तो यह इसे ऐसे काट देता था, तो यह पेबल नामक पत्थर होता था। आपने देखा होगा कि जब कहीं पानी चलता रहता है तो वह उस पत्थर के वहाँ पत्थर या फिर कुछ दूसरी चट्टानें होती हैं उन्हें काट देती है, रगड़ कर काफ़ी शार्प या नुकीली कर देती हैं, तो उन्हें पेबल कहा जाता था। उसके बाद आया चापर व चैपिंग। जब पेबल के तल से सल्क उतार कर एक तरफ धार बनाई थी उसे गंडासा कहते थे। जब दोनों ओर धार बनाई थी उसे खंडक कहते थे। जैसे ये गोल पत्थर हुआ, ये गोल पत्थर हुआ और इसके ऊपर से कोई ऐसे ऊपर का एक आवरण इसका उतार लिया और फिर अंदर से नुकीला बना, तो इसे चॉपर या चॉपिंग कहा जाता था। ऐसे तोड़कर नुकीला करना चॉपर या चॉपिंग कहलाता था। फिर यहाँ आया हैंड एक्स या क्लीवर। ऐसे तिकोने करोड़ उपकरण जिनमें दो तरफ धार होती थी। हैंड एक्स मानव द्वारा में सबसे प्राचीनतम उपकरण, यह फैक्ट है यहाँ पर, सबसे प्राचीनतम उपकरण हैंड एक्स है। मानव हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नुमा आता था जैसे ऐसे, ये था, ये पत्थर था, एक पत्थर के बड़े टुकड़े को इस आकार में तोड़ कर बनाया जाता था ताकि पकड़ने में आसानी रहे और उसे मारने में फिर वह प्रयोग कर सके। यदि हैंड एक्स अपरिष्कृत हो तो उसे एबिलेल अपरिष्कृत हो तो उसे एसुलियन रखा कहा जाता था। क्लीवर यू वी आकार की होती थी। ये सब चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, बस हमें याद रखना है हैंड एक्स मानव में सबसे प्राचीन उपकरण है। उसके बाद स्क्रैपर, मोटे सल के आने किनारों पर घिसाई कर तेज और मजबूत किनारा बनाया जाता था। फिर है पॉइंट, ऐसे उपकरण जिनमें घिस कर तरफ नुकीला सिरा बनाया जाता था। ब्यूरिन, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कश्मीर, केरल, गंगा यमुना सिंध के कछारी मैदान को छोड़कर लगभग संपूर्ण भाव से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कश्मीर, केरल उत्तर में और फिर दक्षिण में, और फिर उत्तर भारत के मैदानों को छोड़कर लगभग संपूर्ण मैदानों से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमुख, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है बार बार स्टेट पीएसएस और यूपीएससी अदर्स एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सोहन नदी घाटी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और नर्मदा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, साबरमती माही नदी गुजरात, लोनी चंबल नदी राजस्थान, सिंगरौली नदी बेलन नदी उत्तर प्रदेश, मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज आपने देखा हो एक हाथी रिजर्व भी है उड़ीसा में। गोदावरी बरोड़ा नदी महाराष्ट्र, गिद्धलूर व नल्लोर नदी घाटी आंध्र प्रदेश, नल्लोर आपने पढ़ा होगा। तुंगभद्रा नदी घाटी कर्नाटक, तमिलनाडु से इसके प्रमुख स्थल रहे हुए हैं जो पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं। इसमें इसके अलावा कश्मीर में गुफाकराल, भीमबेटका आदि चीज़ें थी। और यहाँ सोहन नदी घाटी में हमें याद रखना है सबसे प्राचीन आग के सबसे प्राचीन अवशेष यहीं मिले। आग के सबसे प्राचीन अवशेष सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। ये हमें फैक्ट है, याद रखना है। और जबकि आग लगाना मानव ने सीखा था नवपाषाण काल में। आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ऑकवर्ड लगेंगी कि आग के प्राचीन प्रमाण तो सोन नदी घाटी में मिले हैं और लगाना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा है। ये दरअसल ऐसा है, जो आग के अवशेष मिले हैं वो प्राकृतिक हैं और मानव ने जो कृत्रिम लगाना सीखा वो नवपाषाण काल में सीखा है। गॉट इट? जो पत्थरों की रगड़ से आग लगी, प्राकृतिक रूप से आग लगी, उसके प्राचीन प्रमाण
पूर्व पाषाणकालीन स्थल सोन घाटी से मिले हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर ये चोपर चैपिंग पेबल संस्कृति है, ये सब कैसे क्या हुआ, ऐसा कुछ खास नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही फिर डीप में हो जाते हैं। फिर है मध्य पूर्व पाषाण काल। पहले हमने पढ़ा पूर्व पाषाण काल, अब है मध्य पूर्व पाषाण काल। 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व, इसका टाइम पीरियड 10,000 साल तक रहा। 10,000 साल मान सकते हैं ये रहा। इसमें मध्य पूर्व पाषाण मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। पूर्व पाषाण काल में भी ऐसे ही था और यहाँ भी ऐसे ही मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहा। उसके बाद इस काल में क्वार्ट्ज़ाई पत्थर के साथ साथ जैस्पर, चैट, एटंग आदि पत्थरों के, ये फैक्ट हैं आपको बस याद रखने हैं। जैस्पर, चैट, एंगट आदि पत्थरों के सल्क उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल के चॉपर चॉपिंग हमने पढ़ा था। हैंड एक्स सबसे प्राचीन निर्मित हथियार था। स्क्रैपर, पॉइंट, ब्योरिंग आदि उस काल के प्रमुख हथियार थे। उसके बाद इस काल में सबसे अधिक फलक उपकरणों का प्रचलन था। यह हमें याद रखना है, सबसे अधिक फलक उपकरणों का, इसलिए मध्य पूर्व को फलक संस्कृति। ये देखिए आप, इस काल में मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक उपकरण जले, तो इसलिए से मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ है पर्वता घाटी गुजरात में, महाराष्ट्र में पर्वता घाटी HD सांकलिया ने महाराष्ट्र पर्वत नदी को स्थित नेबसा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना है। ये फैक्ट है। यहाँ पे उत्तर पश्चिमी इतने स्थल प्राप्त नहीं होते जितने प्रायद्वीप प्राप्त होते हैं। इसके प्रमुख कारण पंजाब में उपयुक्त कच्चे माल का अभाव माना जाता है, तो इसके ज़्यादातर मध्य पाषाणकालीन स्थल जो प्राप्त है वह प्रायद्वीप भारत से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत से काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रह की था। उसके बाद मध्य के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल आया। वह था 50,000 से 40,000। अभी है 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। हम काफ़ी करीब आ गए अपने सन के। फिर उच्च पूर्व पाषाण काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। पाषाण काल का हम पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उसका हम ये उच्च पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है, मानव शिकारी खाद्य संग्राहक ही था। इस काल में क्वार्ट्ज़, जैस्पर, चट, एंगट पत्थर के साथ साथ ये पत्थर के प्रकार हैं, जैस्पर, चट, एंगट आदि। इस काल के पत्थर चॉपर चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, ये सब हमने पढ़े थे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लेड उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में सबसे अधिक ब्लेड ब्यूरिन उपकरणों पर चलता है, इसलिए उच्च पूर्व पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति की संज्ञा। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि फलक संस्कृति का प्रयोग ज़्यादा हुआ था, इसलिए उसे फलक संस्कृति कहा गया। यहाँ पर ब्लेड का प्रयोग ज़्यादा हुआ, इसलिए ब्लेड संस्कृति कहा जाने लगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी याद रखनी है, कैसे उनका नामकरण किया गया। उच्च पूर्व पाषाण काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। सिंपल फैक्ट ये हमें याद रखना है, इसमें कला का विकास हुआ। नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास। इलाहाबाद स्थित बेलनाड घाटी में लोहदा नाला से इस कला का अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इलाहाबाद स्थित बेलनाड घाटी में लोहदा नाला से इस काल अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका के शैलाश्चर्य से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साथ साथ चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये हमें फैक्ट हैं जो याद रखने हैं बिल्कुल। इलाहाबाद स्थित बेलनाड घाटी, लोहदा नाला, ये ज़्यादा बहुत डीपली हैं चीज़ें, मैंने इकट्ठे की हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि कुछ भी फैक्ट ऐसा ना हो सके जो एग्ज़ाम में हमारे सामने आए और हम देख के डर जाए। मेरी कोशिश यही है कि हर एक चीज़ आपको बताई जाए, ताकि आप अपने सामने आने वाले हर एक क्वेश्चन पर सिक्स लगा सको। विंध्य
क्षेत्र में स्थित भीमबेटका की शिला से विश्व के सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य है। सिंपल फैक्ट है, विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश विश्व के सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य है। यह चीज़ मुझे जाके अपनी प्रिपरेशन के 5वें साल में पता लगी थी कि भीमबेटका सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य पे। संपूर्ण विश्व में प्राचीनतम गुहा चित्र के साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं। ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चली थी, लेकिन अब हमें पता है तो कोशिश रहेगी कि आप सबको बताई जाए। अब उसके बाद भीमबेटका की खोज कैसे कहाँ हुई, ये सब चीज़ें हैं, ये तो बाद में आपको PDF मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना। फिर है मध्यपाषाण काल।